do like, share and subscribe. इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मालदीव से। मालदीव और भारत में पिछले कुछ दिनों से तनाव देखने को मिला है, लेकिन अब मालदीव ने जल्दी भारत की रुपए सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लॉन्च की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि इस कदम से मालदीवियन रुपया को बढ़ावा मिलेगा। रुपये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का प्रोडक्ट है। यह ग्लोबल पेमेंट के लिए है, जिसके तहत ATM, POS मशीनों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पेमेंट किया जा सकता है। यह घटनाक्रम भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बीच आया है। हालांकि इस साल जनवरी में शुरुआती तनाव के बाद दोनों देश संबंध को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने सत्ता में आने के लिए भारत विरोधी अभियान शुरू किया। चुनाव जीतने के बाद उन्हें मालदीव से भारतीय सेना को हटाने का फैसला किया। वहीं उनके मंत्रियों ने PM मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन अब मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने भारत के रुपये की बात की है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक यह बात तब सामने आई जब वो चर्चा कर रहे थे कि कैसे भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल पर सहमत हुए हैं। इस सप्ताह मालदीव के सरकारी न्यूज़ PSM से बात करते हुए सईद ने कहा कि भारत की रुपये सेवा के आगामी लॉन्च से मालदीवियन रुपया को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक सईद ने कहा कि मालदीव के अंदर रुपये में लेन देन के लिए कार्ड का औपचारिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। रिश्तों में नरमी तब देखी गई जब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 8 से 10 मई को भारत का दौरा किया था। उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव सरकार के लिए महत्वपूर्ण बजटीय सहायता दी है। SBI के माध्यम से $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर धन्यवाद दिया। जमीर की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मालदीव के साथ भारत के संबंध पारस्परिक हितों और पारस्परिक संवेदनशीलता पर निर्भर है। पिछले नवंबर में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के सत्ता संभालने के बाद भारत का दौरा करने वाले वह पहले उच्च स्तरीय अधिकारी थे। ये हम गाज़ा के बारे में बात करें। गाज़ा युद्ध के बीच भारत के इजराइल को विस्फोटक भेजने के खुलासे के बाद फ़लस्तीन टेंशन में आ गया है। फ़लस्तीन और भारत के बीच हमेशा से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत ने अलग फ़लस्तीन देश का भी खुलकर समर्थन किया है ताकि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की स्थापना हो सके। इस बीच फ़लस्तीन ने भारत से गुहार लगाई कि वो इजराइल को हथियार निर्यात करने के फैसले पर फिर से विचार करे। फ़लस्तीन ने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल गाज़ा में फ़लस्तीनी लोगों की हत्या में किया जा सकता है। इससे पहले भारत ने 27 टन विस्फोटक इजराइल भेजा था, जिसे स्पेन ने अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति देने से मना कर दिया था। स्पेन ने कहा था कि पश्चिम एशिया की शांति की जरूरत है, न कि हथियार की। फ़लस्तीन के विदेश राज्य मंत्री वारसेन अगाबेकियान ने रामल्लाह में गुरुवार को फ़लस्तीन में भारतीय प्रतिनिधि रेणु यादव से कहा कि भारत इजराइल को हथियार देने के फैसले पर फिर से विचार करे। फ़लस्तीन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इजराइल मुख्य रूप से दुनिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल पर हर तरफ से दबाव डालना जाना चाहिए ताकि वह हमारे गाज़ा पट्टी के लोगों के खिलाफ नरसंहार, भूखमरी और विस्थापन को रोके। फ़लस्तीनी मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधियों से मुलाकात ऐसे समय पर की है जब ऐसी खबर आई है कि भारत ने अपनी सरकारी और निजी कंपनियों से कहा है कि वो इजराइल को अपने प्रोडक्ट बेच सकती है। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद गाज़ा पर जोरदार हमला बोल रखा है। इस हमले में हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। वहीं अभी तक इजरायली बंदी हमास के कब्जे में है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने छोटे और भारी कैलिबर वाले गोला बारूद, मोर्टार, रॉकेट और ग्रेनेड की निर्यात करने की अनुमति दे दी है। भारतीय कंपनियों ने इससे पहले जनवरी में इन हथियारों को निर्यात करने की अनुमति दी थी। इस बीच पिछले सप्ताह स्पेन के अखबार ने दावा किया था कि उनके देश की सरकार ने भारत के विस्फोटक से लदे जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारतीय अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं। बता दें कि भारत ने इजराइल के साथ रक्षा, तकनीक और आतंकवाद निरोधक अभियान पर करीबी संबंध रखा है। साथ ही साथ दो देशों के समाधान का भी समर्थन खुलकर किया है। वहीं इजरायली इसका विरोध करता है। इससे पहले PM मोदी ने खुलासा किया था कि उन्होंने रमज़ान में सीज़फायर के लिए इजरायली PM के पास विशेष दूत को भेजा था। भारत के प्रयास के बाद इजराइल ने हमलों को कम कर दिया था। हाल ही में भारत ने फ़लस्तीन को अलग देश बनाने के संयुक्त राष्ट्र में आए प्रस्ताव को खुलकर समर्थन किया था। भारत ने गाज़ा के लोगों को मानवीय मदद भी भेजी है। आइए हम ताइवान और चाइना के बारे में बात करें। ताइवान के चारों ओर सैन्य अभ्यास कर रहे चीन ने एक बार फिर से ताइवानी सरकार को चेताया है। गुरुवार को अभूतपूर्व रूप से दर्जनों युद्धक विमानों और आर्मडा के साथ चीन ने युद्धाभ्यास शुरू किया। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने शुक्रवार को कहा कि ताइवान के आसपास उसका सैन्य अभ्यास द्वीप पर सत्ता पर कब्जा करने की उसकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए है। चीन का यह अभ्यास ताइवान में नए राष्ट्रपति लाई चिंगते के शपथ लेने के बाद किया जा रहा है। लाई चीन पर आक्रामक रहे हैं और ताइवान की संप्रभुता और विशिष्ट पहचान की वकालत करते हैं। इसके चलते वो बीजिंग के निशाने पर हैं। PLA ने गुरुवार सुबह अभ्यास शुरू कर दिया। चीन ने ताइवान उसके भारी द्वीपों के आसपास युद्धपोत और लड़ाकू जेट भेजे।
उसने इसे ताइवान के अलगाववादी कृत्यों के लिए कड़ी सजा कहा है। शुक्रवार को पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा कि वो संयुक्त रूप से सत्ता पर कब्जा करने, संयुक्त हमले शुरू करने और प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए ताइवान द्वीप श्रृंखला के दोनों किनारों पर अभ्यास कर रहे हैं। चीन ने अपने 2 दिवसीय अभ्यास में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बल के संयुक्त अभियान शामिल थे। ये ताइवान जल डमरू मध्य में आयोजित किया जा रहा है, एक छोटा क्षेत्र है जो ताइवान को चीन से अलग करता है। पहली बार पीएलए के अभ्यास में चीन के तट रक्षक भी शामिल हुए, जो चीन के दक्षिणी पूर्वी तट से थोड़ी दूर स्थित ताइवान के किनमेन, मात्सू, विक्यू, डोंगिन के बाहरी द्वीपों के आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे थे। शुक्रवार को सीसीटीवी फुटेज प्रसारित हुआ जिसमें पीएलए सैनिकों को मोबाइल तोपखाने और मिसाइल सिस्टम को स्थिति में ले जाते हुए दिखाया गया है। हालांकि इसमें कोई लाइव फायर नहीं दिखा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन के सैन्य अभ्यास को तर्कहीन उकसावे के रूप में निंदा की है और जवाब में अपनी समुद्री, वायु और जमीनी सेना भेजी है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अपने क्षेत्र के हिस्से रूप में देखती है और बलपूर्वक द्वीप पर कब्जा करने की बात करती रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।